सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि हमने सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के देखे थे। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज मतलब करते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को बनाया गया था आप लोगों के लिए। तो वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, क्योंकि हमने और हमारी टीम ने मिलके काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया था। और जो यूनिवर्सिटी इस मतलब पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने पहले एनालाइज किए, देखे थे, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको वहाँ से सिलेक्ट करके प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और अभी भी हमने फ़िलहाल में उनके सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिए हैं कराना। तो सबसे पहले हमने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया है विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो अपना फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था, और इसमें हमने अपनी यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। सारे ही वीडियो लेक्चर में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन के साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और इसके नोट्स भी हमने अपडेट कर दिए। अगर आपने आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एंड अभी हम लोग सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, ये भी आप जाके देख सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इंटरफेरॉन, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वैक्सीन। ओके, एंड हार्मोन इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मीन्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको प्रोडक्शन बताना है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए। ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से मतलब एक तरीके से ये बीमारी होती है, डिजीज़ होती है। ठीक है, एंड आपको इंटरफेरॉन के बारे में, वैक्सीन की प्रोडक्शन के बारे में बताना, और हार्मोन के। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें टू एक तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन पूछ लेंगे लाइक हेपेटाइटिस बी एंड इंटरफेरॉन, तो ये आपका 10 मार्क्स में आ जाता है, या 7 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं इस तरीके से। एंड सेपरेट भी ये पूछा जाता है 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। एक वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पढ़ेंगे, एक में इंटरफेरॉन के बारे में और एक में हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर इसमें एक भी अगर आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, जितना कि आपको हाईलाइट दिख रहा है इतना। ठीक है, मीन्स आज हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे इंटरफेरॉन का, देन हेपेटाइटिस बी का पढ़ेंगे, ओके, वैक्सीन का, देन हार्मोन इंसुलिन वैक्सीन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली में क्या होता है जो आपका इंटरफेरॉन है, सबसे पहले इसको समझते हैं होता क्या है। तो जो इंटरफेरॉन है ये आपके इंटरफेरेंस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसका मीन्स होता है बैरियर। ओके, एंड ये कुछ इसके पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि बेसिकली इंटरफेरॉन क्या होता है, वो यहाँ से हमको समझ में आएगा कैसे। जैसे कि क्या होता है जो इंटरफेरॉन होता है वो क्या होता है बेसिकली में, जैसे कि ये कोई सेल है। ठीक है, दिस इज अ सेल। ओके, ये एक कोई सेल है जो कि वायरस के अटैक से इन्फेक्टेड हो गई है। ओके, तो जब कोई सेल किसी वायरस के अटैक से इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन उसमें होता है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो वो पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, साथ ही साथ अपने पास की यानी कि एडजेसेंट सेल को बचाने के लिए एक मैसेज उसको कन्वे करती है, एक मैसेज सेंड करती है कि मैं किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई हूँ, मेरे बाद जैसे मैं इन्फेक्टेड हो गई हूँ, तो जैसे पूरी तरीके से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगी तो मेरे बाद आपको भी वो वायरस इन्फेक्टेड कर देगा। इस तरीके से जो हमारी बॉडी है उसको पूरी तरीके से कोई भी वायरस इन्फेक्टेड कर सकता है, तो वो अपनी पास वाली सेल को एक मैसेज कन्वे करती है। तो जो मैसेज कन्वे करती है वो बेसिकली इंटरफेरॉन के थ्रू करती है। मीन्स जब कोई भी आपकी सेल है इन्फेक्टेड हो जाती है किसी वायरस से,
तो वो पहले तो बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यानी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ आपका इंटरफेरॉन भी रिलीज करती है और जनरेट करती है, ठीक है। और ये जो इंटरफेरॉन होते हैं अपनी पास की सेल के पास यानी एडजेसेंट सेल के पास जाते हैं और उसको एक मैसेज कन्वे करते हैं कि जो प्रीवियस सेल है दिस वन, ओके, ये इन्फेक्टेड हो चुकी है किसी भी वायरस से, ओके। सो आई थिंक दैट आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जब ये पास वाली जब सेल के पास जाएगा तो जो वो सेल है तो वो एंटी वायरस एजेंट की तरह प्रोड्यूस होगा, यानी कि इंटरफेरॉन है एक एंटीवायरस एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि उस वायरस को जब बताएगा तो वो ऑलरेडी अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी और ये जो वायरस है उसके ग्रोथ को एक तरीके से इनहिबिट कर देगा, ठीक है। लाइक जैसे कि क्या होता है कि आपके पड़ोस में किसी के यहाँ चोरी हो जाए, ठीक है, और उसके यहाँ जब चोरी हुई तो कुछ एक लाइक मान लो अगर सपोज दैट उसके यहाँ 50% चोरी हुई, वो आके सुबह आपको बता देता भाई ऐसे ऐसे चोरी हो रही है और मेरे यहाँ भी चोरी हुई है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा जब अलर्ट हो जाते हैं तो उस चीज़ पे फोकस करते हैं और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ चोरी से बचा जा सकता है। इसी तरीके से सेल्स का भी काम है कि वो अपनी पास वाली जब सेल को बताती है तो वो अलर्ट हो जाती है, तो ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। अब इन पॉइंट को समझते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए बेसिकली जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो एंटी वायरल सब्सटेंस की तरह काम करें, तो दिस इज द एंटीवायरल सब्सटेंस, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट वायरस अटैक, मीन्स एक तरीके से फर्स्ट लाइन डिफेंस काम कर रहे हैं वायरस के प्रति। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपकी कोई भी सेल जब इन्फेक्टेड हो रही है तो तुरंत ये रिलीज हो रहा है, जनरेट हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाई एलिक इरेक जेंस लिंडनमैन, ठीक है। इसको एलिक इरेक और जेंस लिंडनमैन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरॉन और प्रोटीन इन नेचर एंड सम इंटरफेरॉन और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, मीन्स जो आपका इंटरफेरॉन है वो बेसिकली आपके प्रोटीन इन नेचर होते हैं और कुछ इंटरफेरॉन आपका ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आपको कार्बन प्लस प्रोटीन या बोल सकते हो प्रोटीन प्लस कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स नॉट कार्बन, ठीक है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट यानी जो सुगर मॉइटी होती है वो, ठीक है, वो ग्लाइको, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन या फिर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप की। सो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। तो जो इंटरफेरॉन अल्फा होता है बेसिकली ये आपका ल्यूकोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है, एंड जो आपका इंटरफेरॉन बीटा होता है वो फेबोब्लास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। जो इंटरफेरॉन गामा है वो आपका लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इंटरफेरॉन की डिफिनीशन की, तो इंटरफेरॉन वर्ड originated from interference, that means barrier, okay, means these protein and glycoprotein are protein plus carbohydrates, मैं पहले ही बता चुका हूँ, part generated interference in virus multiplication, okay, this is a definition of interferon। अब देखिए एक छोटा सा इसका मैकेनिज्म टाइप है, क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, ये एक आपकी क्या है, सेल है, ठीक है, ये देखो लिखा है, ओके। एंड इसमें ये आपका वायरस आया, ठीक है, ये वायरस आपका आया और वायरस के थ्रू आपका वायरस न्यूक्लिक एसिड, ये सेकेंड स्टेप, ये आया और आपके जो सेल का न्यूक्लियस है इसमें जाके इंटर किया, ओके, इसमें जाके इसने क्या किया, इंटर किया। तो इसमें क्या हुआ, आपका इंटरफेरॉन जनरेट हुआ, ठीक है। मीन्स आपकी कोई सेल है, जब इसमें क्या हुआ कि वायरस आया, ठीक है, ओके, ये जैसे वायरस आया तो वायरस का जो आपका वायरस न्यूक्लिक एसिड है ये आया और ये आपकी सेल के न्यूक्लियस में जाके इंटर किया। जब ये इंटर करेगा तो जो इंटरफेरॉन है ये आपका जनरेट होगा, ओके। एंड ये जनरेट होकर ये मैसेज कन्वे करेगा आप अपनी पास यानी कि एडजेसेंट सेल के पास, और ये जो इंटरफेरॉन है ये सेल अपनी जो सेकेंड सेल है, ठीक है, एडजेसेंट सेल, इसके न्यूक्लियस में जाके इंटर करेगा। तो ये आप देख सकते हो, इंटरफेरॉन इंटर इन द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जब इंटर करेगा तो क्या होगा,
ये जो इंटरफेरॉन है वो अलर्ट हो जाएगा और ये एंटीवायरस सब्सटेंस को जनरेट करेगा और ये क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो आपका जो वायरस है उसका इन्फेक्शन पूरी तरीके से नहीं फैल पाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन की। इंटरफेरॉन का बेसिकली प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो इंटरफेरॉन्स हैं, जिस सेल से मिल आप एक ओरिजिनल इंटरफेरॉन्स लेंगे और उससे क्या करेंगे, आप mRNA को निकाल लेंगे। mRNA आर मैसेंजर, ठीक है, RNA, ठीक है। फिर जो आपका mRNA है उससे आपका cDNA बनेगा। देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, हमने ये लिख रखा है, इसको आपको कॉपी में नहीं, मतलब समझने के लिए मैंने लिखा है। देखिए आप सभी को पता होगा कि DNA से RNA बनता है और RNA से आपका प्रोटीन बनता है। पता है ना सभी को कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। और जो DNA से RNA बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स जब आपका DNA से RNA बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ओके। एंड जब आपका देखिए आपके RNA से DNA भी बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मीन्स देखिए DNA से RNA इज प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA से DNA जो बनता है वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज ये रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि RNA है, RNA से आपका cDNA बनना है। अब cDNA क्या होता है, cDNA इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ये क्या होता है, DNA विच डेवलप थ्रू एक्सॉन पॉल्ड RNA। देखिए क्या होता है बेसिकली, जब आपका इस प्रोसेस को हम समझा देते, वरना आप इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जब आपका DNA से RNA बनता है, ठीक है, तो कई सारी, जब DNA से RNA बनेगा तो कई सारी इंफॉर्मेशन RNA बनाने के लिए आपकी जाती हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जाती हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो RNA बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं जो बेसिकली में इम्पॉर्टेंट नहीं होती उसको बनाने के लिए। तो क्या होता है कि इस तरीके का एक कोड होता है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंट्रोन होता है और एक्सोन, इंट्रोन एक्सोन, इस तरीके से होता है, इंट्रोन एक्सोन, ठीक है। तो जो आपका इंट्रोन पार्ट होता है इसमें, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके RNA को बनाने के लिए। तो क्या किया जाता है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और एक्सोन को मिला के आपका RNA बनता है। RNA मीन्स आपका जो इंट्रोन पार्ट है उसको हटा दिया था और जो आपका एक्सोन पार्ट है उसको लिया था। तो यहाँ पे जो एक्सोन पार्ट है बेसिकली DNA विच डेवलप थ्रू एक्सोन पार्ट ऑफ RNA, मीन्स एक्सोन पार्ट से जो बना है उस RNA को आप यहाँ जो बना रहे हो वही आपका कहलाता है cDNA, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। तो उसके पार्ट को आप यहाँ पे लेंगे, इस जगह देखिए आपने लिया है, और इधर से आप प्लाज्मिड लेंगे, ठीक है, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड आपने लिया और इसको आपने रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इसको कट किया, इतना जैसे कट कर लिया, ओके, कट किया, और यहाँ से आपने लिया cDNA और इन दोनों को आपने लाइगेज एंजाइम लाइगेशन किया, नहीं कि लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसको आपने पेस्ट कर दिया या कंबाइन कर दिया। ये तो ये आपका बन जाएगा rDNA, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तो जो थी वही है, मीन्स आपने जो पार्ट एक तरीके से इसका लिया cDNA का और आपने प्लाज्मिड से इसको कट किया बाय थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, और इन दोनों को आपने पेस्ट किया लाइगेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, जो आपका बन गया rDNA, ठीक है। और इसको आपने इंटर कर दिया होस्ट सेल में, ठीक है, इंटर इनटू द होस्ट सेल, दैट इज ईस्ट सेल और ई कोलाई। देखिए कुछ बुक में ई कोलाई लिखा होता है, बेसिकली में ईस्ट सेल ज़्यादा अच्छी होती है आपका इंटरफेरॉन बनाने में एज अ होस्ट सेल, लेकिन कई सारी बुक में आपको ई कोलाई भी मिल जाएगा। अब हम बात इसमें आपको ये बताएंगे कि आपको यहाँ ईस्ट क्यों लेना चाहिए, ठीक है, और उसको आप कल्चर करेंगे अप्रोप्रिएट मीडियम में, यानी ये आपका होस्ट सेल है, इसमें आपने rDNA टेक्नोलॉजी, ये देखो इसको यहाँ पे कर दिया और ये अब यहाँ पे मल्टीफ्लाई हो जाएगा, ये मल्टीफ्लाई होगा। फिर इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, इंटरफेरॉन सेल हैं जो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और कल्चर मीडिया
इसकी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। मीन्स जब इसको आप होस्ट सेल में क्या करा देंगे, इंटर करा देंगे, तो ये देखिए इंटर हुआ है, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो काम होता है बेसिकली, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, और इसको होस्ट सेल में जब आप डलेंगे एक इंटर कराएंगे तो ये सेल्फ क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और एंटर फॉरवर्ड से इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट क्यों लेना चाहिए इकोलाई की जगह। वो यहाँ पे हमने देखो एक क्वेश्चन की तरह बना के लिखा है, क्योंकि ये आपके जीपेट में भी पूछा जाता है और ये 2 मार्क्स में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ईस्ट क्यों लिया है, ईस्ट सेल आर प्रेफर बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलेशन, ओके, ऑफ प्रोटीन कॉम्बिनेशन विद कार्बोहाइड्रेट एज कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो आपका ग्लाइकोलेशन है, मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी हाई है आपका बैक्टीरियल सेल से। आपकी जो बैक्टीरियल सेल है उससे काफ़ी हाई है किसमें, ईस्ट में। इसलिए जबकि ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल है, ई कोलाई, ठीक है, इसमें क्या है कि जो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स है इसका कंबाइन होने का मैकेनिज्म है वो लो है एज कंपेयर टू ईस्ट, इस वजह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। बेसिकली एप्लीकेशन आपको बताना होता नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए हम इसलिए जानना चाहिए कि बेसिकली आप अगर इंटरफेरॉन बना रहे हो किस लिए बना रहे हो, है ना, तो एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेना चाहिए, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट सम कैंसर सच एज हिमेटोलॉजिकल मैलिगेंसी, ठीक है, ल्यूकीमिया, ठीक है, लिम्फोमास एंड टी सेल्स लिम्फोमा, ठीक है। इन सारी चीज़ों में इसको यूज करते हैं। बेसिकली आप इतना मान लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं याद करना है तो इंटरफेरॉन इज यूज टू ट्रीट कैंसर, इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से PDF फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।